हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे इस चैनल स्टडी योगी में। और आज हम पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ते हैं जो इसकी जो गोदावरी का जो प्रवाह दिशा है वो किस दिशा से आती है। तो वो गोदावरी प्रवाह से जो जो गोदावरी प्रवाह जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से दक्षिणी भाग में स्थित है? और ये जल प्रतिशत कितने प्रतिशत का जल ये संग्रहण करता है? तो छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का 28.64% जल को ग्रहण करता है। कितना? 28.64% जल को ग्रहण करता है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? 39.497 लाख हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार जो दूसरे स्थान में है। किसे? छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के आधार पे देखा जाएगा तो ये दूसरे स्थान पे है। तो प्रमुख नदियां इसकी है इंद्रावती और सबरी। कौन कौन सी है? इंद्रावती और सबरी नदी इसकी प्रमुख नदियां हैं। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। और गोदावरी नदी की जो इम्पोर्टेंट मतलब प्रमुख सहायक नदी है वो इंद्रावती नदी है। तो इसमें जो परियोजना कौन कौन से हैं? पोलावरम परियोजना जो गोदावरी नदी में है। कौन सा? पोलावरम परियोजना जो गोदावरी नदी पे है। फिर दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ जो परियोजना जो है पोलावरम, वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच जो विवादित है। क्या है दोस्तों? जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में विवादित है। अब हम इसकी विशेष कुछ खास पॉइंट देखते हैं। तो जो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा जो बीजापुर पर भद्रकाली के जो भद्रकाली है जगह, वहां से कोटरू तक, कहाँ तक? कोटरू तक लगभग बहती है। तो कोटरू तक बहती है 15 किलोमीटर तक। कितना दोस्तों? 15 किलोमीटर तक। यहाँ पे 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर तक बहती है। थोड़ा ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं मैप के थ्रू। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये है दोस्तों, ये जो गोदावरी नदी है वो ये है दोस्तों, यहाँ से निकलती है तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए। और इसमें जो है वो तालेरू नदी और चिताबू नदी इसकी सहायक नदी है। और ये इंद्रावती नदी जो यहाँ से निकल कर ये मुंगेर, जहाँ पे मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है इंद्रावती नदी, जो कि गोदावरी नदी में मिल जाती है। ओके दोस्तों, और वहीं पर ये वेनगंगा नदी भी है। मोस्टली इम्पोर्टेंट नदियाँ जो हमें पढ़ना है दोस्तों। तो ये थे गोदावरी नदी। फिर अगला देखेंगे दोस्तों, हम इंद्रावती नदी के बारे में जानेंगे। तो इसका जो प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी नाम है। कौन सा? मंदाकिनी नदी नाम है। जो कि इसका कहाँ से उद्गम होता है? मुंगेर पर्वत से। कहाँ से? मुंगेर पर्वत से होता है। कहाँ? मुंगेर पर्वत के कालाहांडी जिला में, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और छत्तीसगढ़ से बाहर ये उद्गम है। छत्तीसगढ़ से बाहर का ये उद्गम है इंद्रावती नदी का। ये कहाँ मिल जाती है? भद्रकाली नामक स्थान के निकट, जो गोदावरी नदी में मिल जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया था इंद्रावती जो है वो मुंगेर पहाड़ी से निकल कर वो भद्रकाली नामक जगह में गोदावरी नदी पे मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई देखा जाएगा दोस्तों, तो इसकी टोटल लंबाई है 264 किलोमीटर। और इसका जो प्रवेश प्रवेश करती है, तो इंद्रावती नदी राज्य में बस्तर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से? ये याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती नदी है
वो बस्तर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से? बस्तर जिले से। प्रभात क्षेत्र देखा जाएगा तो बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर है। कौन-कौन से प्रभात क्षेत्र जो है? बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर इसका प्रभात क्षेत्र है। उसके आसपास के जो तटीय स्थल के बारे में अगर हम जानेंगे दोस्तों, तो जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम है। कौन-कौन से? तटीय स्थल में। जो उसके नदी के आसपास के जो स्थल है वो जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। अब इसमें जलप्रपात के बारे में हम जानते हैं। हमने कहाँ से निकलती है वो पढ़ लिया, इसके प्राचीन नाम पढ़ लिया, कहाँ मिल जाती है वो भी पढ़ लिया, इसकी लंबाई कितनी है वो भी पढ़ लिया। अब हम जानेंगे इसमें जलप्रपात कितने हैं। तो पहला, इसमें 2 जलप्रपात है, पहला और दूसरा। तो इसमें पहला है वो चित्रकोट जलप्रपात जो कि बस्तर में है, दूसरा है सातधारा जलप्रपात जो बीजापुर में है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आए हुए हैं। फिर अगला है दोस्तों, इसकी दिशा क्या होती है प्रवाह की, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पश्चिम की ओर बहती है। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये इंद्रावती नदी है, इसकी सहायक नदी जो उत्तर की ओर से है ये, और ये दक्षिण की ओर से है। दक्षिण की ओर से ये तालपेरू, चितावांगू और शंखिनी, टंकिनी। फिर उत्तर की ओर से देखेंगे दोस्तों तो कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुड्रा नदी, बोर्डिंग नदी और नारंगी नदी। ये सारे जो नदियां हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर से इसे सहायता प्रदान करती है। फिर इसकी एक विशेष खास बातें देखते हैं दोस्तों, तो बस्तर संभाग की इसे जीवन रेखा कहते हैं या जीवन दायिनी भी कहते हैं। इसके गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के कौन से, जो गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की प्रमुख होती है ये। कौन से? ये गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी होती है ये इंद्रावती नदी। और यह एक अध्यारोपित नदी है। कौन से? अध्यारोपित नदी है। यह ऊपरी आवरण शेल को काटकर निचले शेल तक पहुंचा जाती है। मतलब कि ये कह रहे हैं सिंपल भाषा में, ये अध्यारोपित नदी है। ये डायरेक्ट आती है और यह ऊपरी आवरण शेलों को काटकर निचली शेल तक पहुंचती है। ऊपर से होते हुए आती है और नीचे जाके मिल जाती है। तो ये इसे कह रहे हैं अध्यारोपित नदी घाटी का विकास करती है। ओके दोस्तों, समझ आया। फिर गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को केशकाल घाटी अलग करती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इसको मैं फिर से बताता हूँ। जो गोदावरी नदी प्रणाली है, गोदावरी नदी प्रणाली है, वो महानदी प्रणाली और गोदावरी नदी प्रणाली को कौन? केशकाल घाटी, ये याद रखिएगा। केशकाल घाटी जो है गोदावरी नदी और महानदी घाटी को अलग करती है। ओके दोस्तों, फिर इसमें देखेंगे दंडकारण्य की अफवाह प्रणाली वृक्षाकार। दंडकारण्य की जो अफवाह प्रणाली है वो वृक्षाकार है। अब हम देखते हैं इंद्रावती। इंद्रावती नदी की सहायक नदियां कहाँ से? उत्तर की ओर से। हम तो इसमें पहले पढ़ते कोटरी नदी। तो इसका जो प्राचीन नाम है परलकोट नदी, पुराने जमाने में इसे कहा जाता था। तो ये कहाँ से उद्गम होता था? जो ये राजरह की पहाड़ी से। कहाँ से? राजरह की पहाड़ी से, जो दुर्ग उच्च भूमि मोहला मानपुर में है। कहाँ पे? दुर्ग उच्च भूमि मोहला मानपुर में है। इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये याद रखिएगा, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कोटरी नदी है, जो 135 किलोमीटर लंबी है। कहाँ मिल जाती है ये? इंद्रावती में, जो बीजापुर में मिल जाती है। इनकी सहायक नदी देखते हैं, वालर नदी और खंडी नदी। प्रभात क्षेत्र है मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर। कौन कौन से इनके जो प्रभात क्षेत्र हैं? मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर में ये जाके इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कि ये जो जगह है यहाँ यहाँ से इसके बीच से होके जाती है। जो इसके प्रवाह क्षेत्र हैं इनके बीच से होके जाती है। फिर इसके बेसिन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कोटी नदी बेसिन
जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ जो मैप होगा तो इस जगह में है, ये छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिम में। इसकी जो विशेष बातें हैं, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो कोटी नदी है वो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर है दोस्तों नीबरा नदी। तो नीबरा नदी का उद्गम होता है अंतागढ़ से, विसर्जन होता है इंद्रावती में। कहाँ पे? भैरमगढ़ के समीप। कहाँ पे होता है? भैरमगढ़ के समीप। फिर आता है गुडरा। तो उद्गम है यहाँ पे अबूझमाड़ नारायणपुर से, जो नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ की पहाड़ी है वहां से होता है गुडरा नदी का उद्गम। यह इसका जो विसर्जन है वो इंद्रावती बारसूर में होता है। इंद्रावती नदी में तो होता है, लेकिन ये बारसूर जिले में होता है। ओके दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोर्डिंग नदी। तो बोर्डिंग नदी का उद्गम होता है कोंडागांव से, विसर्जन होता है इंद्रावती बोध घाट के समीप। कहाँ से? उद्गम होता है कोंडागांव में, विसर्जन होता है इंद्रावती बोध घाट में। याद रखिएगा इसको। फिर अगला है नारंगी नदी। तो नारंगी नदी का उद्गम होता है माकड़ी कोंडागांव में, विसर्जन होता है इंद्रावती में, जो चित्रकूट के समीप है। कहाँ पे? इंद्रावती नदी में होता है नारंगी नदी, जो कहाँ कहाँ किसके समीप है? चित्रकूट के समीप है। और इसकी सहायक नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसकी जो सहायक नदी है वो माकड़ी नदी है। कौन सी सहायक नदी है? माकड़ी नदी। तो इसके तटीय शहर, इसके आसपास के जो शहर है वो कोंडागांव शहर बसा है। और इसकी जो विशेष पॉइंट देखते हैं तो नारायणपाल जो बस्तर में है, बस्तर का जो नारायणपाल का जो प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, कौन सा? विष्णु मंदिर जो इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है। जहाँ नारंगी नदी, इंद्रावती नदी और नारंगी नदी का जो मिलाप होता है वहां पे ये मंदिर स्थित है दोस्तों। ओके, विष्णु मंदिर, ये याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे इंद्रावती की सहायक नदियां दक्षिण की ओर से। कहाँ से? दक्षिण की ओर से पढ़ते हैं। तो पहला है डंकनी शंखनी। इनका उद्गम होता है डांगरी या डोंगरी, जो कि दंतेवाड़ा जिले में है। विसर्जन हो जाती है इंद्रावती नदी में। इनकी जो सहायक नदी है वो शंखनी नदी है। जो इसकी विशेष विशेष पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डंकनी शंखनी के जो संगम होता है, यहाँ पे जो दो नदियों का संगम होता है वो ये मंदिर स्थित है। फिर शंखनी नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम होता है नंदीराज की चोटी से, जो बैलाडीला की पहाड़ी में दंतेवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे? शंखनी नदी जो है नंदीराज की चोटी से निकलती है। कहाँ पे स्थित है? बैलाडीला की पहाड़ी में, जो दंतेवाड़ा में पड़ता है। जो इसका विसर्जन है कहाँ जाके मिल जाती है? तो डंगनी नदी में मिल जाती है। इसका जो विशेष बात है या विशेष पॉइंट है, तो शंखनी नदी का जल रक्ताभ लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और यह सबसे प्रदूषित नदी है। ओके दोस्तों, फिर अगला है चिंतावागु नदी। कौन सी? चिंतावागु नदी। तो उद्गम है कुटरू बीजापुर पहाड़ी से। कहाँ से उद्गम होता है? कुटरू बीजापुर पठार से। विसर्जन होता है इंद्रावती नदी बीजापुर में। कहाँ? इंद्रावती नदी बीजापुर में ये विसर्जन हो जाता है। दूसरा है शबरी नदी। तो शबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी। उद्गम होता है नंदपुर पर्वत से, जो कोरापुट क्षेत्र में है। और यह कोरापुट क्षेत्र जो है सिनकारम, कौन से? सिनकारम पहाड़ी उड़ीसा में है। और प्रदेश में बस्तर में, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर में प्रवेश कर दक्षिण की ओर बहती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। ओके दोस्तों, फिर इसका विसर्जन है आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप, किसके? आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 173 किलोमीटर। जो इसके प्रवाह क्षेत्र हैं बस्तर, सुकमा, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती हुई यह बहती है। इसका जो तटीय स्थल देखेंगे तो कोंटा। कहाँ? कोंटा। यह शबरी व कौन से? शबरी व सिलेरू नदी के संगम पर है। जो कोंटा है वो शबरी और सिलेरू नदी के संगम पर है। सहायक नदी देखेंगे तो गेर या मालगेर, कांकेर
कांकेर की सहायक नदी जो मुनगा बहार में है। कौन कौन सी इसकी जो सहायक नदी है, गेर या मालंगेर या कांगेर, उसी को कांगेर की सहायक नदी भी कहते हैं जो मुनगा बहार है। कांगेर की, ये कांगेर है ना, इसी कांगेर की जो नदी है ये मुनगा बहार नदी है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे इसमें जलप्रपात कितने हैं, तो इसमें यहाँ पर भी 2 जलप्रपात है। पहला गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा में है, रानी दहरा जलप्रपात सुकमा में, दोनों सुकमा में है, इतना कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है क्योंकि यह एक ही जगह में है और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एक है दोस्तों कि मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे, ये जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में निर्मित है। कहाँ पे? मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है और इसी में तीरथगढ़ जलप्रपात, कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में निर्मित है। फिर अगला है भैंसा दरहा। तो कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। फिर अगला है जल परिवहन। तो कोंटा सुकमा से, कोंटा जो कि सुकमा में पड़ता है, वह आंध्र प्रदेश के, कौन से? आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, कहाँ से दोस्तों? कोंटा से ये आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर का जो जल परिवहन क्षेत्र है, जो कि राज्य का, इस स्टेट का एक मात्र जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है, राज्य का एकमात्र जल परिवहन सुविधा। फिर अगला है दोस्तों मालगेर या मालगेर। तो उद्गम होता है बेलडीला की पहाड़ी से, विसर्जन होता है केरलापाल की के समीप जो शबरी नदी है उसमें जाके मिल जाती है। कहाँ? केरलापाल शबरी नदी में। और ये जलप्रपात है मलगेर इंदुल जलप्रपात, कौन से? मलगेर इंदुल जलप्रपात जो कि सुकमा जिले में है। विशेष, इसकी विशेष पॉइंट है यहाँ पे, मलगेर की घाटी में बेलाडीला लौह अयस्क के निक्षेप हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे 13-14 के क्रमांक में है। जब हम वो पढ़ेंगे ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, अयस्क के बारे में, खनिज के बारे में, तब ये वहाँ पे मिलेगा। ओके दोस्तों। फिर हम बाघ नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम होता है कुलझारी या कुल्हारी की पहाड़ी से जो राजनांदगांव में है। बाघ नदी विसर्जन हो जाती है वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में। जो बाघ नदी है वो वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में मिल जाती है। और जो विशेष है, यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। जो बाघ नदी है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में की सीमा बनाती है जो बाघ नदी। अब देखते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में गठित नदी बेसिन विकास प्राधिकरण। तो कौन कौन से विकास प्राधिकरण है? तो पहला है इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण। तो बनाया कब गया था? 28 अगस्त 2021 को। इसका जो पहला बैठक हुआ था 25 जनवरी 2021 को। पहले बैठक होता है, फिर उसका गठन होता है। और इसमें सम्मिलित कौन कौन से जिले थे? तो 7 जिले थे। कौन कौन से? दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और राजनांदगांव। कौन कौन से? दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और राजनांदगांव। इसमें कुछ नोट, एक नोट दिया है इसमें कि ये क्या बोलता है, देखते हैं। बस्तर संभाग का सुकमा जिला उसमें सम्मिलित नहीं था। बस्तर का जो सुकमा जिला था वो उसमें सम्मिलित नहीं था। और इसकी संरचना देखते हैं, तो इसके अध्यक्ष से मुख्यमंत्री रहते हैं और सचिव है मुख्य, जो वहाँ का प्रमुख अभियंता इंजीनियर है वो जल संसाधन विभाग का, वो वहाँ का सचिव होगा। फिर दूसरा है अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण, 2 है। तो इसमें जो इसके जो सम्मिलित जिले हैं, इसमें 4 जिला सम्मिलित हुआ, किसमें? अरपा बेसिन में। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा। कौन कौन से? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा। तो इसकी जो संरचना में देखते हैं, अध्यक्ष होता है इसमें भी मुख्यमंत्री, सचिव होता है प्रमुख अभियंता जल विभाग के होते हैं। ओके, जल संसाधन विभाग के इसका प्रमुख इंजीनियर अभियंता होता है, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। तो दोस्तों हम अब नया
नदी अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे तो वो है सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। तो इसका जो प्रवाह दिशा होता है, किस दिशा की ओर प्रवाह होते हैं, तो उत्तर की ओर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण, मतलब छत्तीसगढ़ का जो ढाल है वो उत्तर की ओर होने के कारण वो जो नदी है उत्तर की ओर बहती है। तो इसे छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां जो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का जो उत्तर छत्तीसगढ़ की जो ऊपर की ओर होती है, छत्तीसगढ़ की सरगुजा, कांकेर, कोरबा, ये सब की जो नदियां ऊपर की ओर बहती है, ये बुला इस लाइन में है। इसका जो जल ग्रहण क्षमता कितना है, 13.63%। यह अफवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी नदी अफवाह तंत्र है। ओके दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो यह 18.789 लाख हेक्टेयर प्रवाह क्षेत्र से बहकर गुजरकर जाती है। फिर उपनाम है गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो इसका जो उपनाम, इसे गंगा नदी अपवाह तंत्र भी कहते हैं। कारण है कि सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी, इसीलिए इसे गंगा नदी अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु नदी कहा गया है। इसे सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु नदी कहा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी इसकी कौन सी सहायक नदी है, रिहंद और कन्हार। कौन सी, रिहंद और कन्हार। रिहंद और कन्हार इसकी सहायक नदियां हैं। हम इसे मैप के थ्रू देखते हैं दोस्तों। ये है सोन नदी अपवाह तंत्र जो ऊपर की ओर से जाती है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो भी नदियां हैं जैसे कि बनास नदी, नेयूर नदी, गोपत नदी, जो कि बनास नदी कैमूर पर्वत से और नेयूर नदी देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ से जो छुरी मोतीरंगा की पहाड़ी से जो निकलती है रिहन नदी, वो वो भी उत्तर की ओर जाके मिलती है। पंडरापाट से जो कन्हार नदी, वो भी जाके सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ये थे मैप के थ्रू, और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसी में दोस्तों पहला है सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी। अब हम सोन नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है बनास नदी, जो कि अभी मैंने बताया था, ये है बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम होता है मांझटोली की पहाड़ी। कहाँ से, मांझटोली की पहाड़ी, कुड़िया क्षेत्र, भरतपुर तहसील, वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यह पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। कौन सी, जो बनास नदी है वो देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम की ओर स्थित है। ओके दोस्तों, फिर ये कहाँ जाके मिल जाती है, डेम्भा गांव के समीप में सोन नदी में जाकर यह मिल जाती है, जो शहडोल क्षेत्र पड़ता है और वो मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में जाके यह विसर्जन मिल जाती है। इसकी जो जलप्रपात है यहाँ पे, रामदा जलप्रपात, जो कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जा है ये। और इसका जो प्रवाह देखते हैं तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शहडोल जिले की सीमा पर है ये। इसकी जो सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से देखेंगे और दाईं ओर से, दोनों ओर से देखेंगे तो बाईं ओर से है गोहिरादी, ओदारी और जहानपार। कौन से, गोहिरादी, ओदारी, जहानपार, ये है बाईं ओर से। और दाईं ओर से रंपा, मुवाही, कोरमा। कौन कौन से, रंपा, मुवाही, कोरमा, ये जो है सहायक नदी है दाईं ओर से बनास नदी के। फिर अगला देखेंगे गोपत नदी। तो इसका जो उद्गम होता है सोनहत पठार से होता है, जो कहाँ पे है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। विसर्जन ये भी सोन नदी पर जाके मिल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदी के बारे में देखते हैं, गोइनी, नैयूर, सेहरा और कंदास एवं मोहन नदी। कौन कौन से, गोइनी, नैयूर, सेहरा, कंदास एवं मोहन नदी। इसकी जो सहायक नदी है, संगम कहाँ होती है, कहाँ जाके मिलती है, किन किन नदियों का संगम होता है, गोपत, बनास, नेयूर नदी का संगम होता है कहाँ पे, कोरिया में, भंवरसेन क्षेत्र में। कहाँ पे, भंवरसेन क्षेत्र में, कोरिया में यह त्रिवेणी संगम होता है। इसकी जो विशेष पॉइंट है, मुख्य बात है
जो मध्य प्रदेश का जो सीधी सीधी नामक जो भी जगह का नाम है वहाँ, और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, जो मध्य प्रदेश का सीधी जिला और छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला के मध्य एक सीमा रेखा का निर्धारण करती है गोपत नदी। ध्यान रखिएगा इसको। फिर अगला है नेयूर नदी, जो इसकी किस गुफा से, घाघरा गुफा यहाँ पे है नेयूर नदी पे, और इस गुफा से निकलती है। सीमा रेखा है यहाँ की मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की मध्य सीमा रेखा बनाती है। चौथा है रिहन नदी, इसका जो प्राचीन नाम है, और ये इम्पोर्टेंट नदी भी है, रेणुका या रेहर या रेण। प्राचीन नाम इसके तीन है, रेणुका, रेहर या रेण। नामकरण है एक किंवदंती के अनुसार, मतलब एक किंवदंती के अनुसार जमदग्नि जो जमदग्नि ऋषि है, इसकी जो पहली पत्नी परशुराम की माता रेणुका यहाँ नदी के रूप में प्रवाहित होती है। कौन थी, कौन सा ऋषि था यहाँ, जमदग्नि ऋषि था। उसकी जो पत्नी, वही जो परशुराम की माता थी, वो रेणुका यहाँ पे नदी के रूप में बहती थी। इसका उद्गम है छोरी मतीरंगा पहाड़ी से होकर निकलती है यह, और ये अंबिकापुर तहसील जो सरगुजा जिले में है। विसर्जन कहाँ मिल जाती है, सोन नदी में मिल जाती है यह। कहाँ जिले में, किस जगह में, सोनभद्र जिले में। इसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर। प्रभाव क्षेत्र है सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। प्रभाव क्षेत्र है सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर यह जो रिहन नदी है यह बहती है वहां से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तटीय स्थल के बारे में बात करेंगे तो पुरातात्विक स्थल महेशपुर सरगुजा। पुरातात्विक स्थल कौन सा, पुरातात्विक स्थल महेशपुर सरगुजा। सहायक नदी है घुंघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, खरपारी, गोकनाई और पीपर कछार, रामदिया। ये सहायक नदियां है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार याद रखिएगा। जिसमें से जो मेन है घुनघुट्टा, सूर्या, गोबरी और पीपर कछार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जलप्रपात के बारे में देखते हैं तो रक्सगंडा जलप्रपात जो कि सूरजपुर में है। कौन कौन से, रक्सगंडा जलप्रपात जो सूरजपुर में है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे परियोजना देखते हैं दोस्तों, परियोजना के बारे में देखते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत, कौन से, गोविंद वल्लभ पंत जो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। कहाँ पे, जो तो सर रिहंद नदी पे गोविंद वल्लभ बांध है, गोविंद वल्लभ पंत बांध है, या फिर रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ता है। इसे याद रखिएगा। तो बेसिन के बारे में जानते हैं, कौन से बेसिन है, तो सिंगरौली बेसिन है। कौन से, सिंगरौली बेसिन है। इसकी विशेष पॉइंट है यहाँ पे, तो विशेष नदी जो है सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। रिहन नदी जो है वो सरगुजा की जीवन रेखा नदी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। अगला है 5 कन्हार नदी। तो कन्हार नदी का उद्गम होता है बकोना चोटी से। कहाँ से, बकोना चोटी से, जो गीधा धोधी, कहाँ से, गीधा धोधी, खोड़िया पठार, जशपुर से उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ होती है, सोन नदी में हो जाती है, जो कहाँ, सोनभद्र जिला में। विसर्जन कहाँ हो जाती है, सोन नदी में, जो सोनभद्र जिला में है। कुल लंबाई 115 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है जशपुर, बलरामपुर। जो कन्हार नदी है वो जशपुर, बलरामपुर से होकर बहती है। यह नदी बलरामपुर में, कहाँ, बलरामपुर में डीपाडीह तथा घुघरी के मैदान के में प्रवेश करती। कहाँ, जो ये नदी है कन्हार नदी, वो बलरामपुर में डीपाडीह तथा घुघरी के मैदान में प्रवेश करती है। तटीय स्थल पुरातात्विक स्थल है यहाँ पे, जो डीपाडीह बलरामपुर में है। यह स्थल कन्हार, गलफुआ एवं सूर्य नदी के संगम पर स्थित है। कौन कौन से, जो ये तटीय स्थल है यहाँ का, इसके नदी के पास में, तो यह कन्हार, गलफुआ एवं सूर्य नदी के संगम पर स्थित है।
कौन? ये डिपर्डी। इस सहायक नदी के बारे में जानेंगे तो बाएं तट पर सूर्या, चनान, सेंदूर तथा कुर्सा। बाएं ओर देखेंगे तो सूर्या, चनान, सेंदूर तथा कुर्सा तट स्थित है, और दाएं तट की ओर देखेंगे तो इस नदी के दाईं ओर से तो गल्फुआ, सेमरखार और गिरर सॉरी रिगर और चिर्रा, ये सारे तट दाईं ओर से लगे हुए हैं। फिर जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। कोटली जलप्रपात जो कन्हार नदी पर है, कौन से? कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर है। चनान नदी पर पवई जलप्रपात स्थित है। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी में, चनान नदी जो है वो पवई नदी में जलप्रपात स्थित है। चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है, ये याद रखिएगा। और कोटली जलप्रपात है वो कन्हार नदी में। इसकी विशेष बातें हैं, यह छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। जो हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड है, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, तो इसके बीच के ये बॉर्डर बनाती है। फिर अगला है मवई नदी, तो इसका उद्गम होता है भरतपुर तहसील मनेन्द्रगढ़ से। तटीय स्थल है इसके आसपास का एरिया सीतामढ़ी चौक, हरा चौक, जो सीतामढ़ी हरचौका है। यह मान्यता है यहाँ का कि जो वनवास काल के दौरान जब राम भगवान वनवास कर रहे थे तो यहाँ पे रुके हुए थे। तो ये इसका विसर्जन देखा जाएगा, ये विसर्जन कहाँ होती है? तो बनास नदी में विसर्जन होती है, जो कि भरतपुर के पास में बरवाही ग्राम में है। कौन से? बनास नदी में होती है, लेकिन ये कहाँ पे होती है? तो बरवाही ग्राम में होती है, जो कि भरतपुर के पास स्थित है। ओके दोस्तों, फिर अगला है लास्ट अफवाह तंत्र, ब्रह्मणी अफवाह तंत्र। इसकी कुल लंबाई है 1.03%। इसका प्रवाह क्षेत्र है 1.423 लाख हेक्टेयर विस्तारित है, जो छोटी है। इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है शंख नदी, जो छत्तीसगढ़ में, कोयल नदी झारखंड में है। तो देखते हैं दोस्तों, ये है ब्रह्मणी नदी, ये कोयल नदी है, और शंख नदी छत्तीसगढ़ में और ये झारखंड में है। फिर अगला है दोस्तों नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, यह सबसे छोटी अफवाह तंत्र है। तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक के नर्मदा कुंड से। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से होता है, और यह अन्य नामदोस, मैकल सुता और सामोदेवो, ये अलग अलग नाम है उसके। नामदोस, मैकल सूता, दोनों एक साथ है। मैकल सूता, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। नामदोस, मैकल सूता और सामो देवो इसके अन्य नाम हैं। और यह राज्य का सबसे छोटा नदी अफवाह तंत्र है, जो कुल अफवाह तंत्र का 0.0055% रखता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां है, जोहिला नदी जो अमरकंटक से उद्गम होती है, यह भी, और बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ है। बंजर नदी, कौन सी? बंजर नदी पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बंजर नदी पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तीसरा है ताड़ा नदी। बंजर और ताड़ा नदी कवर्धा जिले से निकलती है, ये याद रखिएगा। जो बंजर और ताड़ा नदी है कवर्धा जिले से निकलती है, ये याद रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक से होते हुए निकलती है पहाड़ी से। फिर यहाँ से ताड़ा नदी और बंजर नदी यहाँ से होते हुए यहाँ की सहायक नदी होती है, कवर्धा जिले में है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक था। यह वीडियो कैसा लगा? हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए।